तो एक बार फिर से शेयर बाजार ने मुझे जोरदार तमाचा लगा दिया था। लेकिन मैंने फिर भी हार नहीं मानी, क्योंकि जेब में पैसे नहीं थे तो हार मानने का तो ऑप्शन था ही नहीं। मुझे अपने भगवान पे बहुत भरोसा था और एक बार फिर से मैंने वो लिस्ट निकाली जिसमें सारी कंपनियों के नाम लिखे हुए थे। और इस बार मैंने डिसाइड किया कि मैं वो कंपनियां खरीदूंगा जिसमें भगवान का नाम आता हो। तो सबसे पहले मैंने सन 2009 में दिल्ली के सुभाष नगर एरिया में मेरा एक छोटा सा ऑफिस था जो कि बहुत नुकसान में चल रहा था। मैं अपनी ऑफिस चेयर में बैठा बैठा ये सोच ही रहा था कि इस महीने कैसे मैं अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी दूंगा। तभी अचानक मेरे मोबाइल की घंटी बजती है और दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, ऑफिस का किराया चुका देना, नहीं तो सारा सामान उठा के बाहर फेंक दूंगा। असल में मैं पहली बार बिजनेस के मैदान में उतरा था और मेरी महीने की सेल भी 20 से 25 हज़ार रुपये थी। उन्हीं 20 से 25 हज़ार रुपये में मुझे अपने 2 एम्प्लॉयज़ की 7-7 हज़ार रुपया सैलरी पे करनी थी और ऑफिस का 12 हज़ार रुपया किराया भी चुकाना था। मुझे याद है कि उस दिन बारिश हो रही थी और मैं डरा सहमा सा ऑफिस से बाहर निकला ताकि मेरे दिमाग का जो प्रेशर है वो थोड़ा सा रिलीज हो पाए। सामने कुछ दुकानें थी और उन्हीं दुकानों के पास एक छोटी सी गोलगप्पे की स्टॉल थी। मैंने अपनी जेब से 10 का नोट निकाला और गोलगप्पे वाले भैया से बोला, 1 प्लेट गोलगप्पे देना। भैया ने एक एक करके गोलगप्पे लगाने शुरू कर दिए। उस वक्त 10 रुपये में 6 गोलगप्पे आ जाते थे। मैं छठा और आखिरी गोलगप्पा खा ही रहा था कि मेरी नज़र सामने लगे एक सफ़ेद रंग के बोर्ड पर पड़ती है। उस बोर्ड पर रेड कलर से लिखा था कि बुक स्टोर इधर है। उस आखिरी छठे गोलगप्पे को खाने के बाद मैं उसी डायरेक्शन में चल पड़ा जहाँ पे लिखा था कि बुक स्टोर इधर है। तो सामने मैं देखता हूँ कि एक नया बुक स्टोर खुला है। मैं बुक स्टोर के अंदर एंटर करता हूँ तो अंदर एंटर करते ही बुक स्टोर का असिस्टेंट मुझसे पूछता है कि सर, आपको किस तरह की बुक चाहिए। मैंने उस बुक स्टोर के असिस्टेंट को बड़ी ही मुलायमी से जवाब दिया कि मैं तो बस यूं ही एक्सप्लोर करने आया हूं, मेरी कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट नहीं है। तो असिस्टेंट ने बोला कि ठीक है सर, मोस्ट वेलकम, आप हमारे बुक स्टोर को देख लीजिए। तो मैं उस बुक स्टोर के अंदर घूमने लगा और देखने लगा कि कैसी कैसी बुक्स अवेलेबल हैं। तभी मेरी नज़र सामने एक बुक शेल्फ पर पड़ती है जहाँ पर एक बुक पड़ी है। उस बुक का टाइटल तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन उस बुक का जो सब टाइटल था उसमें लिखा था कि भारतीय शेयर बाजारों में निवेश करके बिना कुछ किए अमीर बनिए। तो उस किताब के सब टाइटल को देख करके मैं बड़ा ही आकर्षित हुआ। उस किताब के पन्नों को मैंने फटाफट से पलटा। पहली नज़र में तो पन्ने उलट करके मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने 399 रुपये चुका करके उस किताब को खरीद लिया। उस 100 पन्ने की किताब को मैं अपने घर ले आया। उस किताब में शेयर बाजार के बड़े बड़े निवेशक जैसे वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला जी की प्रेरणादायक कहानियां थी। उस किताब में लिखी उन सब कहानियों को पढ़ करके मेरे हारे हुए मन में एक बार फिर से उत्साह भरने लगा था और मेरे दिल से आवाज आई कि मैं भी शेयर बाजार में निवेश करके बहुत अमीर आदमी बनूंगा। मैंने उस 100 पन्नों की किताब को केवल 2 ही दिन में पढ़ डाला और तीसरे दिन अपने बैंक में फोन कर दिया कि मुझे ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाना है। तो बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर ने मुझे बोला, ठीक है सर, आप ब्रांच आ जाइए और कुछ पेपर फॉर्मेलिटीज करके आपका ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोल देंगे। तो मैं उसी वक्त अपनी ब्रांच भागता हूँ और आधे घंटे के अंदर अपनी सारी पेपर फॉर्मेलिटीज पूरी करके वापस आ जाता हूँ। 3 दिन के बाद मुझे एक ईमेल आती है। उसमें लिखा होता है कि आपका ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुल चुका है, आपका यूजर आईडी और पासवर्ड ये है। और अपने ट्रेडिंग अकाउंट में फटाफट से लॉगिन कर लेता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट में लॉगिन करते ही सामने 2 बटन्स देखता हूँ, एक हरा बटन, एक लाल बटन। हरे बटन पे लिखा था बाय और लाल बटन पे लिखा था सेल। मैंने फटाफट से हरा बटन दबाया क्योंकि मैं चाहता था कि शेयर्स खरीदूं। हरा बटन दबाते ही एक अलर्ट बॉक्स खुलता है जिसमें लिखा होता है कि अरे स्टॉक का नाम तो लिखो भाई, कौन सा शेयर खरीदना चाहते हो। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कि कौन सा शेयर खरीदना है। मैं तो खाली इंस्पिरेशनल स्टोरीज पढ़ करके शेयर बाजार में उतर गया था। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा शेयर खरीदूं और मुझे तो कंपनियों के नाम भी नहीं पता थे। तभी मुझे एक आइडिया आता है और मैं गूगल पे सर्च करता हूँ कि लिस्ट ऑफ कंपनीज इन इंडियन स्टॉक मार्केट, और एक लिस्ट खुलती है। उसमें बहुत सारी कंपनीज के नाम थे, लेकिन इसमें से मैं कौन सा खरीदूं। फिर मुझे लगा कि क्योंकि ये कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं तो सारी अच्छी होंगी। तो मैं एक काम करता हूँ कि एक मंत्र पढ़ता हूँ और मैंने पढ़ना शुरू किया, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। ये बहुत ही फनी लग रहा होगा आज, लेकिन मैंने ऐसे ही किया और मैंने एक रैंडम कंपनी पे उंगली रखी और उस कंपनी के 10,000 रुपए के शेयर्स खरीद लिए। अब उस किताब में मैंने एक बात पढ़ी थी कि हमेशा कंपनियों में लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि इस रैंडम कंपनी पे लंबे टर्म के लिए यानी कि 4-5 साल के लिए इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन तभी कुछ अटपटा होता है। आधे घंटे के अंदर वो रैंडम कंपनी का शेयर 5% नीचे गिरता है और मेरे 10,000 रुपये 5% कम हो जाते हैं। मैं बहुत डर जाता हूँ। कहाँ मैं 5 साल तक इन्वेस्ट करने की सोच रहा था और यहाँ पर तो आधे घंटे के अंदर इस शेयर की कीमत ही 5% कम हो गई है। अगर यही चलता रहा तो 5 साल तो क्या, मैं 5 दिन भी यहाँ पर नहीं रुक पाऊंगा। तो मैंने उस शेयर को बेच दिया और फिर से मैंने एक रैंडम कंपनी का शेयर खरीदा और उसमें पैसा लगाया। तो उस दूसरी कंपनी का शेयर जो है पहले तो 2-3% बढ़ता है
और लेकिन फिर 5-6% नीचे गिर जाता है और मैं फिर से अफरा तफरी में उस शेयर को भी बेच देता हूँ। ये मैं कहाँ आ गया। लोग सही कहते थे कि शेयर मार्केट एक जुआ है। ये बात मेरे मन में आई तो मैं अपने विचारों में उलझा ही हुआ था कि मेरे मोबाइल की एक बार फिर से घंटी बजती है और दूसरी तरफ से एक फीमेल वॉइस आती है, सर क्या आप शेयर बाजार में गारंटीड रिटर्न्स कमाना चाहते हैं? हम लोग स्टॉक टिप्स देते हैं और आपको रोज SMS के जरिए बताएंगे कि किस शेयर में इन्वेस्ट करना है। तो मेरी आंखों में चमक लौट आती है, शेयर मार्केट से गारंटीड रिटर्न्स, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने उस लेडी से पूछा और आपकी फीस कितनी होगी? तो उसने जवाब दिया कि 5,000 रुपये महीना लगेगा बस। मैंने फटाफट से उसकी 5,000 रुपये की फीस भी पे कर दी और अगले दिन से मुझे SMS पर स्टॉक टिप्स आने लग गए। स्टॉक टिप्स के अकॉर्डिंग मैं पैसा लगाने लग गया। कभी नुकसान होता था, कभी फायदा होता था, लेकिन जब मैंने अपनी मंथली रिपोर्ट निकाली तो पता चला कि मैं तो असल में लॉस में चल रहा हूँ। तो महीना खत्म होने के बाद जब उस लेडी का दोबारा फोन आया कि आप अपना प्लान रिन्यू करवाना चाहते हैं, तो मैंने इनकार कर दिया ये कहकर के कि मेरे को तो नुकसान हुआ है। तो एक बार फिर से शेयर बाजार ने मुझे जोरदार तमाचा लगा दिया था, लेकिन मैंने फिर भी हार नहीं मानी क्योंकि जेब में पैसे नहीं थे तो हार मानने का तो ऑप्शन था ही नहीं। मुझे अपने भगवान पे बहुत भरोसा था और एक बार फिर से मैंने वो लिस्ट निकाली जिसमें सारी कंपनियों के नाम लिखे हुए थे और इस बार मैंने डिसाइड किया कि मैं वो कंपनियां खरीदूंगा जिसमें भगवान का नाम आता हो। तो सबसे पहले मैंने एक ऐसा स्टॉक पकड़ा जिसमें भगवान का नाम आता था और वो एक मीडिया स्टॉक था। इस बार मैंने भगवान के नाम पे 15,000 रुपये उस पर लगाया। जिस दिन मैंने उस शेयर पे पैसा लगाया अगले ही दिन से वो शेयर अपर सर्किट मारने लग गया और अपर सर्किट मारते मारते उस शेयर ने पैसे को डबल कर दिया। मुझे लगा अब यही वो शेयर है जो कि मुझे बहुत अमीर बनाएगा। बस ये सोच ही रहा था कि फिर कुछ गड़बड़ हो गई और उस शेयर ने लोअर सर्किट मारने शुरू कर दिए और वो शेयर लोअर सर्किट मारते मारते इतना नीचे तक गया कि मेरा जो टोटल पैसा था वो 5% रह गया और एक बार फिर से मैं मानसिक रूप से धराशायी हो गया। अब मैं अपने ऑफिस से एक बार फिर से बाहर निकलता हूँ और उसी बुक स्टोर में दोबारा जाता हूँ। वहाँ पर शेयर बाजार की कुछ और किताबें भी रखी थी। उनमें से एक किताब थी फंडामेंटल एनालिसिस। ये फंडामेंटल एनालिसिस शब्द मैंने उस किताब में भी पढ़ा था जहाँ से मैंने शेयर बाजार को लेकर के प्रेरणा हासिल करी थी। तो मैंने इस किताब को भी खरीद लिया और अपने घर आकर के इसको पढ़ने लगा। फंडामेंटल एनालिसिस एक ऐसी कला है जिसका उपयोग करके हम ये जान सकते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है। तो अब फंडामेंटल एनालिसिस के अकॉर्डिंग मुझे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट्स, कैश फ्लो ये सब पढ़ने थे। लेकिन जब मैं इन सब स्टेटमेंट्स को पढ़ता था तो ये मुझे समझ में नहीं आते थे। ये सब कुछ मेरे ऊपर से निकल जाता था। मैंने महसूस किया कि हालांकि ये चीज़ें मुझे तो समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन ये एक ऐसे बंदे को ज़रूर समझ में आ सकती हैं जो कि इसी फील्ड से रिलेटेड है। और मैंने ये सोच करके एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को फ़ोन किया और मैंने उनको बोला कि सर मैं आपको एक कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो भेजूंगा, तो आप मुझे बता देना कि ये कैसा है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मुझे जो जवाब दिया वो बड़ा मज़ेदार था। उन्होंने बोला कि भाई देखो, अगर आपको अपना ITR फाइल करना है या अपने कंपनी की बैलेंस शीट बनवानी है तो बोलो, हम वो बना देंगे। लेकिन आप ये क्या बोल रहे हो कि दूसरी कंपनी की बैलेंस शीट पढ़नी है और आपको हम क्या बताएं उसके बारे में। तो CA जो है बड़ा कंफ्यूज था कि असल में इस बंदे की रिक्वायरमेंट क्या है। उस CA से मेरी बात नहीं बन पाई, लेकिन मैंने और भी कुछ 8-10 CAs को कॉल किया और लेकिन वहां पर भी मुझे लगभग सेम जवाब मिला। तो इतने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करने के बाद मैंने महसूस किया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स असल में क्लरिकल वर्क में ज़्यादा एंगेज्ड हैं और ये बताने में असमर्थ हैं कि कौन सी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। यानी कि ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जिनसे मैंने बात करी है वो कंपनीज के बारे में अपना ओपिनियन बनाने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस और स्टॉक एनालिसिस के बारे में मेरा रिसर्च वर्क लगातार जारी रहा। शेयर बाजार के मेरे अभी तक के अनुभव ने बताया कि शेयर बाजार आपको शॉर्ट टर्म में बहुत परेशान करता है, लेकिन अच्छी कंपनियों में निवेश करके आप उसमें लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। मैं जब शेयर बाजार के अपने उस शुरुआती दौर पर नजर डालता हूँ तो मुझे हंसी आती है उस बात को सोच करके कि जब मैं सोचता था कि भगवान मेरी बात नहीं सुन रहा। असल बात तो ये थी कि मैं भगवान की बात नहीं सुन रहा था। भगवान मुझे बोलना चाहता था कि पहले नॉलेज पे इन्वेस्ट करो, उसके बाद शेयर मार्केट में आओ। और जब मैंने नॉलेज पे इन्वेस्ट करना शुरू किया तो पैसा मेरे पास अपने आप चला आया। मिलते हैं अगली वीडियो में।